Hi students, स्वागत है आप सबका. Today we are doing a case studies of a chapter which is called ICDR. Very important chapter. ये आपके ICSI मॉडल का चैप्टर नंबर 4 है. और अगर आपने प्रोविंग CS की ABC एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था that this chapter is the most important chapter which is forming part of category A chapter. ये जो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी चैप्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली दोज चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको हेल्प करेगा अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करने में. सो आई वांट, अगर आपने ये एबीसी एनालिसिस नहीं देखा है, सो गो टू प्रोविंग सीएस यूट्यूब चैनल एंड सी द एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव. एंड इस एबीसी एनालिसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है. सो डू वॉच दैट थिंग. Now coming to the case studies of ICDR chapter, very important chapter, and ये case studies institute ने पूछे हैं over the last 10 years. So without wasting any time, let's start with the case study and see how to solve the case study of ICDR chapter. अब देखो, now ये क्वेश्चन दिया है 2019 जून में, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. क्या दिया है क्वेश्चन? It says that Major High Speed Limited manufacturing a car component for leading car manufacturer. मतलब ये लोग क्या करते हैं? कार component बनाते हैं. Its public issue of 500 करोड़ for fully subscribed. मतलब कंपनी ने पब्लिक इशू किया कितने का? 500 करोड़ का, जो कि fully subscribe हुआ. The public issue money ought to be utilized for set up an assembly line for existing business. Now when I talk about existing business क्या है? Manufacturing of car component. Okay. आगे क्या दिया है? आउट ऑफ 400 करोड़ कंपनी स्पेंड 400, आउट ऑफ 500 करोड़ कंपनी स्पेंड 400 करोड़ फॉर असेंबली लाइन. मतलब कंपनी ने 500 करोड़ में से 400 करोड़ खर्चा कर दिया है. फर्दर क्या दिया है? द मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर्ड फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हैज सजेस्टेड टू इन्वेस्ट बैलेंस अमाउंट. व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? 100 करोड़. टू इन्वेस्ट बैलेंस अमाउंट किस काम के लिए? टू सेटअप Now to set up bike component manufacturing unit. मतलब यहाँ पे what suggestion being given कि जो बैलेंस अमाउंट है उसको यूटिलाइज किया जाए बाइक कंपोनेंट सेटअप करने के लिए, बाइक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. सो यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, यहाँ पे आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट एडवाइस यू हैव टू गिव? सो टू सेटअप बाइक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. आई क्या दिया है? You being a company secretary of the company, advise on the opinion of management consultant by referring provisions of SEBI guidelines. Clear? अब देखो, अब जब भी कोई केस स्टडी आती है, हाउ टू प्रेजेंट दोज केस स्टडी. इफ यू हैव सीन द सेबी केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज which we have launched over the last 12 days, and that will be there for 15 days covering of each and every chapter case studies separately. Now आपने ये रियलाइज किया होगा कि केस स्टडी कैसे लिखा जाता है. ये मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले फैक्ट टू द केस प्रेजेंट करने का. एंड फैक्ट टू द केस को सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी क्वेश्चन में दिया उसको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करें. जितना प्रिसाइज हो सकता है उतना प्रिसाइज करें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. देन एप्लीकेबल सेक्शन, मतलब उस प्रोविजन के लिए, उस केस स्टडी के लिए जो भी एप्लीकेबल सेक्शन है, दैट्स समथिंग यू हैव टू मेंशन, एंड देन यू हैव टू गिव द कंक्लूजन और द आंसर. क्लियर? तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस में what is being said that Mrs. High Speed Limited manufacturing car component for leading car manufacturer, its public issue of 500 crores was fully subscribed. मतलब fully subscribe हुआ है, something we have already discussed in the question. The public issue money ought to be utilized for set up assembly line for the existing business. And as I said, existing business क्या है? Manufacturing of car component. फर्दर क्या लिखा है? आउट ऑफ 500 करोड़ कंपनी स्पेंड 400 करोड़ फॉर असेंबली लाइन. मतलब 500 करोड़ में से 400 करोड़ स्पेंड हो चुके हैं. द मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर्ड फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हैज सजेस्टेड टू इन्वेस्ट बैलेंस अमाउंट टू सेटअप बाइक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अब देखो, अब यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो 500 करोड़ है ये कैसे आया है? नाउ दिस मनी हैज बीन रेज थ्रू पब्लिक इशू. अच्छा, पब्लिक इशू में ये पैसा किस लिए रेज किया गया था? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार कंपोनेंट. अभी पूरा पैसा यूटिलाइज होने से पहले कंपनी क्या करने का सोच रहा है कि बैलेंस अमाउंट को वो दूसरे काम के लिए यूज करने का सोच रहा है, अदर देन द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पे कंपनी को एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड जो भी कंपनी के प्रमोटर एंड पर्सन इन कंट्रोल है दे हैव टू गिव एग्जिट प्राइस टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या लिखा है ना, एप्लीकेबल सेक्शन रूल्स रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है, इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 59 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 द प्रमोटर और शेयर होल्डर इन कंट्रोल ऑफ द इशूअर शैल प्रोवाइड एन एग्जिट ऑफर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज करने का सोच रहे हो तो जो कंपनी का प्रमोटर है या शेयर होल्डर इन कंट्रोल है दे हैव टू प्रोवाइड एग्जिट ऑफर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर as provided under section 13(8) and section 27(2) of Companies Act 13 in case of change in the object or variation in the terms of contract referred to in the object referred to related to the object referred to in the offer document। मतलब अगर हम लोग ये डिसेंटिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आप चेंज इन द ऑब्जेक्ट करते हो या वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट रेफर टू इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में जिस ऑब्जेक्ट के लिए फंड रेजिंग किया गया है उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो, या ऑफर डॉक्यूमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करना चाहते हो विच इज रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट फर्स्ट थिंग पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सेकेंड थिंग पेमेंट ऑफ एग्जिट प्राइस टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द कंडीशंस एंड मैनर एज प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 20 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। फर्दर क्या लिखा है, अब शेड्यूल 20 क्या बोलता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे while you have to decide that promoter is or shareholder in control is required to make payment of exit price to the dissenting shareholder, what conditions need to be fulfilled? So according to schedule 20 the promoter or shareholder in control as the case may be shall make an exit offer to the dissenting shareholder in case only if a public issue has been opened after 1st April 2014। मतलब ये पब्लिक इशू 1st अप्रैल 2014 के बाद इशू ओपन हुआ है तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा। इफ सब्जेक्ट टू 2 मोर कंडीशन, क्या लिखा है, द प्रपोजल फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट और वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इज डिसेंटेड बाय एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर होल्डर हु वोटेड इन जनरल मीटिंग। मतलब यहाँ पे जो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने वोट किया है उनमें से जितने लोगों ने वोट किया है उसके 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर होने चाहिए। मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट नंबर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ शेयर होल्डर हु वोटेड इन जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे the number of dissenting shareholders should be more than equal to 10% of total number of shareholder voted in general meeting। clear? तो यहाँ पे डिसेंडिंग शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हु वोटेड इन जनरल मीटिंग। क्लियर? दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, द अमाउंट टू बी यूटिलाइज फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ऑफर डॉक्यूमेंट वॉज इशूड इज लेस देन, देखो अमाउंट टू बी यूटिलाइज है मतलब जो पैसा यूज होना बाकी है, इज लेस देन 75% of the amount raised, मतलब including the amount for general corporate purpose as disclosed in the offer document। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसको सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए सो यहाँ पे amount to be utilized should be less than 25% of total fund raised through offer document। मतलब जो भी पैसा आपने ऑफर डॉक्यूमेंट से रेज किया है उसके 25% से कम पैसा बचना चाहिए, अमाउंट टू बी यूटिलाइज। क्लियर? अब देखो
तो यहाँ पे इन द गिवन क्वेश्चन Messrs High Speed Limited have utilized 400 crore आउट ऑफ 500 करोड़ रेस थ्रू पब्लिक इशू, मतलब 400 करोड़ रेस कर दिया है आउट ऑफ 500 करोड़, मतलब 80% फंड यूटिलाइज कर लिया है। तो जो पैसा बचा हुआ है लेस देन 75%, क्लियर। तो जो पैसा बचा हुआ है लेस देन 75% अमाउंट रेस्ड। नाउ तो जो पैसा बचा हुआ है इट इज लेस देन 75% ऑफ द टोटल फंड रेस। तो क्या लिखा है, एज द अमाउंट यूटिलाइज इज मोर देन 75% of the total amount raised, the company may utilize the remaining amount 100 crores for the purpose of setting up by component manufacturing unit। मतलब यहाँ पे तो अमाउंट टू बी यूटिलाइज कितना होना चाहिए, it should be less than 75% of the total fund raise। इसका मतलब आपका जो पैसा यूटिलाइज हो जाना चाहिए it should always be more than the 25% total fund raise। यहाँ पे कितना फंड यूज हो चुका है, इट इज मोर ऑलमोस्ट 80% ऑफ फंड ऑलरेडी बीन यूटिलाइज हो चुका है, मतलब जो पैसा बचा इट इज जस्ट 20%। तो कंपनी ये काम कर सकता है, क्या करना पड़ेगा, वेयर इन द प्रमोटर और शेयर होल्डर इन कंट्रोल ऑफ मेसर हाई स्पीड लिमिटेड shall provide an exit offer to dissenting shareholder as provided under section 13(8) and 27(2) of Companies Act and as per the conditions and manner provided in schedule 10 schedule 20, clear। तो यहाँ पे what is being said that amount to be utilized is less than, दो important चीज है, that कितने dissenting shareholder होने चाहिए, dissented by at least 10% of shareholder who voted in general meeting, and secondly amount to be utilized is less than 75% of the amount raised। और ये कभी आएगा, that exit offer to the dissenting shareholder कभी देना है, if the public issue has been opened after 1st April 2014, clear। if this condition being satisfied then company can always change the object, and उसके लिए क्या करना पड़ेगा, they have to pass special resolution and exit opportunity, exit offer देना पड़ेगा to dissenting shareholder, clear। अब देखो, now let's move to second question। now ये क्वेश्चन आया है 2019 में for 7 marks। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, it says that the financial data of Natural Energy Limited as on 31st March 2018 are as follows। authorized capital दिया है 700 करोड़, पेड अप कैपिटल दिया है 300 करोड़, फ्री रिजर्व दिया है 800 करोड़। द कंपनी हैज पेंडिंग कन्वर्टेबल डिवेंचर of 150 करोड़ ड्यू फॉर कन्वर्जन इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19। मतलब यहाँ पे कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर है जिसका कन्वर्जन पेंडिंग है 150 करोड़ का, जो कि कन्वर्ट होगा। द कंपनी प्रपोज टू इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1 आफ्टर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। मतलब कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर देने का सोच रहा है 1:1 के फॉर्म में आफ्टर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। मतलब जब ये 150 करोड़ कैपिटल रेज हो जाएगा, मतलब उस समय कंपनी का पेड कैपिटल कितना हो जाएगा, 300 करोड़ है, 150 करोड़ और हो जाएगा तो 450 करोड़ हो गया, उसमें 1:1 मतलब कंपनी की कैपिटल 900 करोड़ हो जाएगी। एंड ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 700 करोड़, मतलब कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल को कम से कम 200 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है, यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेफरिंग सेबी रेगुलेशन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे व्हाट दे आर आस्किंग फॉर बेसिकली इज एडवाइस ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर बाय रेफरिंग सेबी रेगुलेशन। एंड यहाँ पे कंपनी करने का क्या सोच रहा है, कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर्स देने का सोच रहा है, कंपनी यहाँ बोनस शेयर देना चाहता है और उसका प्रोसीजर अपने को बताना है। अब एक चीज समझिए, आपके मॉड्यूल में प्रोसीजर नहीं दिया है, बट इफ यू दे हैव गिवन द प्रोविजन, बट प्रोसीजर भी आपके प्रोविजन से ही क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू राइट द कंडीशंस, दैट व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रेस्पेक्ट टू बोनस इशू। तो क्या लिखा है, दैट रेगुलेशन 293 ऑफ सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट
or other applicable laws, a listed company shall be eligible to issue bonus share to its member if, मतलब एक लिस्टेड इशूअर अपने बोनस शेयर मेंबर्स को दे सकता है, क्या कंडीशन है? पहला, एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए, तो क्या लिखा है? इट इज ऑथराइज बाय द एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा. सेकेंड, इफ देयर इज नो सच प्रोविजन इन एओए, मतलब अगर कंपनी के एओए में प्रोविजन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? ऐसे केस में व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी को एओए को ऑल्टर करना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या लिखा है? द इशूअर शैल पास अ रेजोल्यूशन एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग मेकिंग प्रोविजन इन द आर्टिकल्स फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व. थर्ड थिंग क्या लिखा है? देखो, बोनस शेयर्स देना ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ. तो आप नॉन मैंडेटरी काम के लिए आप मैंडेटरी चीज के डिफॉल्ट करके नॉन मैंडेटरी काम नहीं कर सकते. दैट्स अ वेरी कॉमन लॉजिक. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट. मतलब यहाँ पे आपका कोई भी फिक्स डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट. फोर्थ क्या लिखा है? इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज. मतलब एम्प्लॉयज के स्टैच्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैच्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस एक्सेट्रा. मतलब वट एवर इज द स्टैच्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज दैट शुड हैव बीन ड्यूली पेड. फर्दर क्या लिखा है? Any outstanding partly paid up shares on the date of allotment of bonus share are made fully paid up. इसका मतलब shares need to be fully paid up. आप bonus shares कभी दोगे? Only on fully paid up shares. And fifth, next क्या लिखा है? Any of its promoter और डायरेक्टर इज नॉट अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. मतलब जो इशूअर है उसका कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए. Clear? So these are the eligibility criteria that need to be fulfilled for issuing bonus share, but that is not the only condition. There are certain other conditions also. Now what are the other conditions? It says that issuer shall make bonus issue of equity share only if it has made reservation of equity shares of the same class in favor of the holder of outstanding compulsory convertible debts instrument if any in proportion of the convertible part thereof. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया है दैट टू नॉट ऑप्शनली कन्वर्टेबल बट कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट अगर इशू किया है तो कंपनी को उनका बोनस एंटाइटलमेंट रिजर्व करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, ये बोनस एंटाइटलमेंट रिजर्व करके उनको दिया कब जाएगा? दैट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन. क्या लिखा है? The equity shares so reserved for the holder of fully or partly compulsory convertible debt instrument shall be issued to the holder of such convertible debt instrument or warrant at the time of conversion. जो आपने equity share reserve किया है वो कब दिया जाएगा? Shall be at the time of conversion of such instrument. और कौन से टर्म्स पे दिया जाएगा? ऑन द सेम टर्म्स और सेम प्रपोर्शन एट विच बोनस शेयर्स वर इशूड. मतलब जिस आपको जो भी कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हैं उनके होल्डर के लिए आपको बोनस एंटाइटलमेंट निकाल के अलग रखना पड़ेगा एंड दैट विल बी गिवन कभी? एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन. नेक्स्ट क्या लिखा है? इट सेज दैट a bonus issue shall be made only out of free reserve or securities premium account or capital redemption reserve account and billed on the genuine profit or securities premium collected in cash and reserve created out of revaluation of fixed asset shall not be capitalized. मतलब बोनस इशू कहाँ से दिया जाएगा? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से. एंड जो भी आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप बोनस इशू क्रिएट नहीं कर सकते. क्लियर? मतलब बोनस 3 जगह से दिया जा सकता है, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से एंड सीआरआर से. नेक्स्ट क्या लिखा है? बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कंपनी को फिर डिविडेंड ही देना पड़ेगा, आप उसके बदले में बोनस शेयर्स नहीं दे सकते. एंड सेम प्रोविजन डिविडेंड में भी आता है कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसके बदले आप बोनस नहीं दोगे. मतलब जो डिक्लेयर किया है वो ही देना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. if the issuer has issued superior right equity shares to its promoter or founder. मतलब
अगर इशूअर ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू किया है अपने प्रमोटर या फाउंडर को, any bonus issue on the superior right equity share shall carry the same ratio of voting compared to ordinary shares। मतलब जो भी superior right equity shares पे बोनस शेयर्स दिया जाएगा उस पे भी वो ही वोटिंग का रेशियो होगा जो नॉर्मल शेयर्स पे है। फर्दर क्या लिखा है, अब सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स में वोटिंग रेशियो क्या होता है कि आपका मिनिमम होता है 2:1, मतलब नॉर्मल शेयर्स पे अगर ऑर्डिनरी शेयर्स पे 1 शेयर्स को 1 वोटिंग राइट है तो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स पे 1 शेयर्स को 2 वोटिंग राइट होगा। एंड ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इट कैन गो अप टू 10:1। तो अगर जो आपने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू किया है, जो वो जिस टर्म्स पे इशू किया है उस पर जो भी वोटिंग बेनिफिट है, जो भी सुपीरियर राइट वोटिंग बेनिफिट है, वही उन शेयर्स पे अगर बोनस शेयर इशू किया है उनको भी मिलेगा। एंड द सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स issued in the bonus issue shall also be converted into equity shares having voting right as that of ordinary equity shares along with existing superior right equity share। अब देखो ये superior right equity shares जो होता है वो after a specified period, जो कितना होता है कि आपकी लिस्टिंग के 5th एनिवर्सरी पे, जिसको सनसेट प्रोविजन बोलते हैं, ये सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो जब ये सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो उसी दिन जो बोनस शेयर्स दिए गए थे ऑन सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स ये भी ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब फर्दर क्या लिखा है, नाउ कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या लिखा है कि बोनस इशू कितने दिन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट सेज दैट एन इशूअर अनाउंसिंग बोनस इशू after approval by its board of director and not requiring shareholders approval for capitalization of profit or reserve for making the bonus issue shall implement the bonus issue। कितने दिन के अंदर आपको बोनस इशू कितने दिन में इंप्लीमेंट करना है, shall implement the bonus issue within 15 days from the date of approval of the issue by its board of director। मतलब जिस दिन आपका बोर्ड अप्रूवल देगा उसके 15 दिन के अंदर बोनस इशू इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। कब, अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए तब। सो नॉट रिक्वायरिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। एंड फर्दर क्या लिखा है कि जहां पे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए वहां पे बोनस इशू कितने दिन में इंप्लीमेंट होता है, विद इन 2 months। तो क्या लिखा है, वेयर द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू सीक शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व फॉर मेकिंग द बोनस इशू, देन मतलब ये कौन सी कंडीशन है, issue is required to seek shareholder approval। यहाँ पे क्या लिखा है, then such bonus issue shall be implemented कितने दिन के अंदर, within 2 months from the date of the meeting of its board of director wherein the decision to announce the bonus issue was taken subject to shareholders approval। मतलब यहाँ पे बोनस इशू कितने दिन में इंप्लीमेंट होगा, बोनस इशू टू बी इंप्लीमेंटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोनस इशू इंप्लीमेंट हो रहा है 2 months के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट बोनस इशू वंस अनाउंस शैल नॉट बी विड्रॉन। मतलब अगर आपने एक बार अनाउंस किया है तो बाद में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड दीज आर द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू बोनस इशू। क्लियर। अब देखो, तो ये तो हुआ एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखना है कि अपने को कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है। बिकॉज इफ यू सी द क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग सेड दैट यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज ऑन द प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सी कि क्या बोनस इशू की वजह से ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने की जरूरत है या नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट नीड टू बी सीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया है, 300 करोड़। ना कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा आफ्टर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इज 450 करोड़। बोनस इशू का क्या रेशियो है, 1:1, 1 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड। इसका मतलब पोस्ट बोनस इशू कैपिटल कितना हो जाएगा, 900 करोड़। अभी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, 700 करोड़। तो इसका मतलब हम लोग को ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज करना पड़ेगा,
तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय 200 करोड़ और मोर, मतलब हम लोग को ऑथराइज शेयर कैपिटल को 200 करोड़ और मोर से इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड थिंग, ये जो हम लोग बोनस शेयर्स दे रहे हैं ना, ये बोनस शेयर हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? क्या बोनस शेयर कंपनी कहाँ से दे सकता है? फ्रॉम फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर से। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया है दैट कंपनी के पास 800 करोड़ का फ्री रिजर्व है, तो कंपनी इसमें से बोनस शेयर्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट द रिजर्व एंड सरप्लस is 800 crores and therefore bonus issue of 450 crores can be made out of reserve and surplus। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस 800 करोड़ है, तो हम लोग जो बोनस शेयर्स देने का सोच रहे हैं 450 करोड़ का, वो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस से दे सकते हैं। क्लियर? एंड थर्ड थिंग व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज बेसिकली द प्रोसीजर फॉर इशूइंग बोनस शेयर, एंड ये प्रोसीजर और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द प्रोविजन दैट व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस। तो क्या लिखा है? To check if there is a provision in the articles of association permitting issue of bonus shares by capitalization of reserve etc. If there is no such provision, then alter the AOA to permit the issuance of bonus share, passing a resolution at the company's general meeting making provision the AOA for capitalization of reserve। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी के AOA में अथॉरिटी है कि नहीं है, और अगर कंपनी के AOA में अथॉरिटी नहीं है तो कंपनी को AOA में अथॉरिटी क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? वी नीड टू ऑल्टर AOA। क्लियर? एंड AOA ऑल्टरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? ऑलवेज रिमेंबर पास स्पेशल रिजोल्यूशन। इसका लिखा है to check and ensure that the expanded capital after the issue is within the authorized share capital of the company, otherwise complete the proceeding by increasing the authorized share capital suitably। इसका मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बोनस इशू करने के बाद कंपनी का कैपिटल कितना हो जाएगा, एंड कहीं वो ऑथराइज शेयर कैपिटल को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, जो कि इन दिस गिवन केस कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या दिया है? टू चेक दैट देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि डेट सिक्योरिटीज का पेमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट का पेमेंट करना, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बोनस इशू करना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कंपनी नॉन मैंडेटरी एक्टिविटी के लिए मैंडेटरी एक्टिविटी में डिफॉल्ट नहीं कर सकता। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट नीड टू बी इंश्योर्ड दैट कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। इसका लिखा है it says that to check and ensure that there is no default in respect of payment of statutory dues of the employees such as contribution to provident fund, gratuity, bonus etc. Now you must have realized that ये जो provisions हम लोगों ने जो discuss किए थे पीछे, और ये जो procedure है जिसमें लिखा है to check this thing, they are actually just checking the statutory provisions only. Clear? तो इसमें क्या लिखा है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? इन केस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पार्टली पेड अप शेयर टू मेक इट फुल्ली पेड अप बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? अगर कंपनी में पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो आपको उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा बिफोर इशूइंग बोनस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इट सेज दैट टू एंश्योर दैट none of the promoter of the director of the company is fugitive economic offender। now ये same point, ये जितने भी 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं, this is something what you have already discussed under the eligibility points। clear? now next क्या दिया है? to ensure that the bonus issue is made out of free reserve built out of the genuine profit or secured share premium account, share premium collected in cash only, that reserve created by revaluation of fixed asset are not capitalized, and that bonus shares are not issued in lieu of dividend। देखो इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट, बोनस शेयर्स आप डिविडेंड के लिए इन लिeu में नहीं दे सकते, मतलब डिविडेंड के बदले आप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। सेकेंडली, बोनस शेयर्स कहाँ से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से एंड सीआरआर से, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं दे सकते। सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। नेक्स्ट क्या दिया है? टू एंश्योर दैट in case the company makes a bonus issue of equity share
if it has outstanding fully or partly convertible debt securities at the time of making the bonus issue। मतलब अगर कंपनी के पास fully या partly convertible debt securities है, मतलब FCD या PCD है, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि कंपनी को बोनस का एंटाइटलमेंट, बोनस शेयर्स रिजर्व करने पड़ेंगे इन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होल्डर के लिए। तो क्या लिखा है, द कंपनी हैज मेड रिजर्वेशन of equity shares of the same class in favor of the holder of such outstanding convertible debt instrument in proportion of the convertible part thereof। मतलब यहाँ पे उनके लिए इक्विटी शेयर्स रिजर्व करने पड़ेंगे, लेकिन दिया कब जाएगा, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, issue of equity shares reserved for the holder of fully or partly convertible debt instrument at the time of conversion of such convertible debt instrument on the same terms or same proportion on which the bonus issue shares were issued। next क्या लिखा है, inform the stock exchange at least 2 working days prior to the date of board meeting for proposal to consider the bonus issue। मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 2 वर्किंग डेज बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिसमें बोनस शेयर्स का प्रपोजल डिस्कस होने वाला है, कंसिडर होने वाला है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट सेज दैट टू कन्वे अ बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर द इशू ऑफ बोनस शेयर and for taking necessary steps in this regard, including fixing the date of closure of books in consultation with regional stock exchange, and to fix up the date, time and place and agenda for holding a general meeting। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको बुक क्लोजर की डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, प्लस आपको जनरल मीटिंग की डेट डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। क्या लिखा है, टू पास एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन or special resolution if the articles so authorize to issue bonus shares। next क्या लिखा है, if the company announcing a bonus issue after the approval of your board of director and does not require shareholder approval, very important कि कंपनी ने बोनस के लिए बोर्ड का अप्रूवल ले लिया बट शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं चाहिए, तो बोनस कितने दिन के अंदर इंप्लीमेंट करना है, व्हाट वी आर स्टडीड इज 15 डेज, बट अगर शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए देन बोनस विल बी इंप्लीमेंटेड विद इन 2 months। क्या लिखा है, and does not require shareholder approval for capitalization of profit or reserve for making a bonus issue, the company must implement the bonus issue within 15 days from the date of approval of the issue by board of director। next लिखा है, if the company is required to seek shareholder approval, मतलब यहाँ पे अगर कंपनी को शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए तो बोनस कितने दिन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, बोनस इशू 2 months। क्या लिखा है, for capitalization of profit or reserve for making the bonus issue must be implemented within 2 months from the date of the meeting of your board of director wherein the decision to announce the bonus issue was taken subject to shareholder approval। clear। फर्दर व्हाट यू डिस्कस कि अगर आपने एक बार बोनस शेयर इशू किया है, अनाउंस किया है, तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है, वंस द डिसीजन टू मेक अ बोनस इशू इज अनाउंस द इशू कैन नॉट बी विड्रॉन। Now all this point we have already discussed under the statutory provisions, applicable laws में हमने पूरा पढ़ा हुआ है, एंड इसी को प्रोसीजर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया कि टू एंश्योर दैट this way। Now permission of RBI, if any required under section 6(3)(b) of FEMA Act, should be obtained to allot bonus shares to non-resident Indian if such issue do not fall under the automatic route। मतलब अगर आपका इशू ऑटोमेटिक रूट में नहीं है तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, to pass necessary resolution at the general meeting and file the same, to fix the record date to determine the shareholder who are eligible to receive the bonus issue। मतलब यहाँ पे आपको एक डेट डिटरमाइन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट, जिस दिन आप ये डिसाइड करोगे कौन से शेयर होल्डर बोनस इशू के लिए एलिजिबल हैं। इसका लिखा है, टू होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड कंप्लीट प्रोसीडिंग रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स in proportion and in the manner as mentioned in the resolution and as approved by the stock exchange। मतलब बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा और आपको बोनस इशू उस तरीके से अलॉट करना पड़ेगा जैसा डिसाइड किया गया है इन द रिजोल्यूशन एंड जिसको स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूव किया है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, टू ऑब्टेन नेसेसरी लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद आरओसी इन फॉर्म PES3 आफ्टर पेइंग द रिक्विजिट फीस विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मतलब यहाँ पे बोनस शेयर से जो भी नए शेयर्स इशू होंगे उनकी लिस्टिंग कराई जाएगा। प्लस सेकेंड थिंग क्या है कि आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी इन फॉर्म PES3 और इसको आरओसी में फाइल किया जाएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंश्योर दैट द अलॉटमेंट इज मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द बोनस इशू। मतलब आपको अलॉटमेंट कितने दिन में करना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दे रहे हैं। एंड लास्ट, सबमिट एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स अलॉटेड। मतलब जो भी नए शेयर्स इशू हो रहे हैं बोनस शेयर्स में, उन सब शेयर्स की लिस्टिंग करानी पड़ेगी। क्लियर? सो दीज आर द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू बोनस इशू। बट अगर आपको प्रोसीजर पूछा है एंड इफ यू नो प्रोविजन ऑल्सो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसको स्टार्टिंग में टू एंश्योर दैट, टू चेक दैट, टू एंश्योर दैट करके भी आप लिखोगे तो भी प्रोसीजर आपका तैयार हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस स्टडी। अब देखो नेक्स्ट केस स्टडी क्या है। नाउ दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2019 फॉर 5 मार्क्स। अब क्वेश्चन क्या दिया है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा है, आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर द इक्विटी कैपिटल, IPO के बाद द इक्विटी कैपिटल ऑफ द प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग इन अ लिस्टेड कंपनी इज 140 करोड़। मतलब कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 140 करोड़। द पोस्ट इशू इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी 600 करोड़। मतलब 600 करोड़ की कैपिटल है जिसमें प्रमोटर ग्रुप के पास पड़ा है 140 करोड़। द प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग इंक्लूड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग जो है उसमें क्या इंक्लूड किया हुआ है, विच हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। फर्स्ट, 20 करोड़ इक्विटी कैपिटल अलॉटेड इन कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नो हाउ बाय द प्रमोटर। मतलब 20 करोड़ की कैपिटल ऐसी है जो प्रमोटर को दिया गया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेसिकली टूवर्ड्स टेक्निकल नो हाउ। एंड सेकेंड लिखा है 10 करोड़ शेयर इक्विटी कैपिटल प्लेज विद द बैंक। अब अगर याद होगा तो वाइल वी आर डिस्कसिंग ICDR चैप्टर, वहाँ पे आप लोगों को एक टॉपिक बताया था दैट सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। वहाँ बताया था कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग बैंक के पास प्लेज में पड़ा है या प्रमोटर की होल्डिंग अगर प्रमोटर ने एक्वायर किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सो दैट इज नॉट टू बी काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो सबसे पहले तो वेदर द प्रमोटर्स ग्रुप इज सेटिस्फाइंग द मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट एज पर SEBI ICDR रेगुलेशन। नाउ दिस क्वेश्चन 2019 में आया है फॉर 5 मार्क्स। अब देखो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम होनी कितनी चाहिए, एज पर ICDR रेगुलेशन द मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 20% ऑफ पोस्ट इशू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखा है that as per regulation 14 of SEBI ICDR regulation 2018, the promoter of the issuer should hold at least 20% of post issue capital. Clear? Next क्या लिखा है, further as per regulation 15 of SEBI ICDR regulation 2018, for the computation of minimum promoters contribution the following specified securities shall not be eligible। मतलब जब हम लोग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं तो इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट, specified securities acquired during the preceding 3 years if it is acquired for consideration other than cash and revaluation of asset or capitalization of intangible asset is involved in such transaction। मतलब अगर कंपनी अगर प्रमोटर ने कोई शेयर एक्वायर किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और क्यों है, टूवर्ड्स revaluation of asset or capitalization of intangible asset, or and this security being acquired during last 3 years, तो यहाँ पे इन सिक्योरिटीज़ को मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं करते हैं। सेकेंडली, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ प्लेज विद एनी क्रेडिटर। तो अगर कोई सिक्योरिटीज़ क्रेडिटर के पास प्लेज है तो उसको भी मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या आ रहा है, दैट इन द प्रेजेंट केस 20 crore equity capital is acquired for transfer of technical know-how which will not be eligible for promoters contribution। तो 20 crore प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट ही नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, फर्दर 10 करोड़
इक्विटी कैपिटल वॉज प्लेज विद बैंक विच विल ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो 10 करोड़ बैंक के पास पड़ा है उसको भी प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे द नेट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर डिडक्टिंग 30 करोड़, 30 करोड़ मतलब 20 करोड़ जो टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर्स दिए गए हैं, एंड 10 करोड़ जो बैंक के साथ प्लेज किया है, इसको डिडक्ट करने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाती है 110 करोड़, मतलब 140 करोड़ माइनस 30 करोड़ विच इज़ बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट। प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है 20% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल। तो 600 करोड़ 20% कितना हो गया 120 करोड़। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो गई 110 करोड़। तो क्या प्रमोटर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? आंसर इज नो। तो यहाँ क्या लिखा है therefore the promoter are not satisfying minimum promoters contribution requirement as per SEBI ICDR regulation 2018। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंपनी इज प्लानिंग फॉर IPO ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, it has decided differential pricing for retail individual investor and QIB and non-institutional investor। मतलब यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया कि डिफरेंशियल प्राइसिंग करेंगे। The proposed price for RII is 250 and QIB and NII is 300। मतलब दोनों के बीच में RII का शेयर्स 250 रखा है इशू प्राइस, एंड QIB and NII का 300 रखा है। Examine the validity of the proposal of the company in light of SEBI regulation। What will be your answer if the company proposing 280 to anchor investor in a book building issue? Explain। अब ये क्वेश्चन आया है 2019 में 4 मार्क्स के लिए, एंड ये क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंशियल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग टॉपिक याद होगा तो वहाँ बताया था आप लोग को वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक इन डिटेल दैट एंकर इन्वेस्टर को आप जो भी प्राइस चार्ज करते हो वो अदर कैटेगरी इन्वेस्टर से कम नहीं हो सकता। यू इनफैक्ट यू कैन चार्ज मोर फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर बट कैन नॉट चार्ज लेस देन व्हाट इज द प्राइस डिटरमाइन एज पर बुक बिल्डिंग मेथड which have been charged from other category of investor। that is one thing। second thing, RII से अगर आपका जो भी पब्लिक इशू प्राइस है जो आप बाकी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर से चार्ज कर रहे हैं उसके 10% से ज़्यादा कम आप RII से नहीं चार्ज कर सकते। मतलब अगर आप बाकी कैटेगरी से 300 चार्ज कर रहे हो तो आप RII से 300 का 10% मतलब 30 रुपीज़, तो 270 आप चार्ज करोगे, इससे कम चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, यहाँ पे क्या लिखा था, कंपनी इज प्लानिंग फॉर IPO ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट हैज डिसाइडेड डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर QIB एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। द प्रपोज प्राइस फॉर RII इज 200 एंड फॉर QIB एंड NII इज 300। इसका मतलब QIB एंड NII से 300 चार्ज किया, मतलब व्हाट इज द पब्लिक इशू प्राइस विच हैव बीन चार्ज फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर इज 300। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, it says that as per regulation 30 of SEBI ICDR regulation 2018, the issuer may offer its specified securities at different prices subject to following। क्या कंडीशन दिया है, फर्स्ट retail individual investor or retail individual shareholder or employees entitled for reservation made under regulation 33 of ICDR may be offered specified securities at a price not lower। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, may be offered specified securities at a price not lower than by more than 10% of price at which net offer is made to other category of applicant excluding anchor investor। मतलब जो other category of applicant को जो प्राइस दिया गया है उसके 10% से ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने अदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को 300 रुपीज़ दिया है तो उसके 10% मतलब कितना हो गया 30 रुपीज़, तो 270 से नीचे नहीं हो सकता। सेकेंड क्या लिखा है, इन केस ऑफ book building issue the price of specified securities offered to the anchor investor shall not be lower than the price offered to other category of applicant। मतलब जो आप एंकर से चार्ज करोगे वो बाकी एप्लीकेंट से चार्ज किया उससे कम नहीं हो सकता। मतलब बाकियों से अगर आपने चार्ज किया 300 तो आप एंकर से 280 चार्ज नहीं कर सकते, आपको 300 और मोर चार्ज करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या आया, it says that the difference between the proposed price for RII which is 250, तो यहाँ पे RII से कितना चार्ज करने की बात हो रही है 250, एंड QIB एंड NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनसे कितना चार्ज करने की बात हो रही है 300। गैप कितने का हो गया 50 का, जबकि मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए 30 का, इज मोर देन 10%
as envisaged in the regulation, and hence company cannot issue securities to RII at 250 rupees per share. मतलब यहाँ पे आप RII को 250 में शेयर्स नहीं दे सकते because the difference is more than 10%. क्लियर? सेकेंड क्या दिया है, मतलब आपको RII से मिनिमम नीड टू चार्ज फ्रॉम RII कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर minimum need to charge from RII is 300 minus 10% of 300, मतलब 270 मिनिमम चार्ज करना पड़ेगा RII से. क्लियर? सेकेंड क्या लिखा है? इफ द इक्विटी शेयर्स इज प्रपोजिंग टू एंकर इन्वेस्टर एट 280 rupees, it is not as per the regulation 30 of ICDR as the price is lower than the other applicant. इसका मतलब आपको जो प्राइस एंकर इन्वेस्टर चार्ज करना पड़ेगा वो कितना होना चाहिए? 300 और मोर. प्राइस नीड टू चार्ज फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर शुड बी मोर देन इक्वल टू 300 पर शेयर. क्लियर? डन? पक्का समझा कि आप RII से अगर आप लेस चार्ज करते भी अंडर द डिफरेंशियल प्राइसिंग नॉर्म्स, तो जो अदर एप्लीकेंट से चार्ज किया उसके 10% से कम नहीं कर सकते. मतलब दैट इज समथिंग, द मैक्सिमम गैप कैन बी 10%. एंड एंकर इन्वेस्टर से जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हो, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू द प्राइस चार्ज फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर. क्लियर? अब दो क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दैट होप लिमिटेड makes an issue worth 125 crores to public, out of which 20 crores are for sale to existing shareholder. मतलब ऑफर फॉर सेल है ये. Explain the provision regarding the utilization of the proceed and state whether any exception is available. ये क्वेश्चन 2019 में आया है फॉर 5 मार्क्स. अब एक चीज़ देखो, ध्यान से समझो. इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन्होंने होप लिमिटेड ने पब्लिक इशू कितने का किया है? 125 करोड़ का पब्लिक को, जिसमें से 20 करोड़ ऑफर फॉर सेल है बेसिकली. तो यहाँ पे इसका मतलब जो आपका नेट पब्लिक इशू कितना है? 105 करोड़. एंड अगर आपको मॉनिटरिंग एजेंसी का रूल याद होगा, तो मॉनिटरिंग एजेंसी में अगर 100 करोड़ से ऊपर का इशू साइज है तो कंपनी को मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना पड़ता था फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग अ मॉनिटर और फॉर द पर्पस मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ इशू प्रोसीड. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट सेज दैट Hope Limited makes an issue worth of 125 crores to public, out of which 20 crores for sale to existing shareholder. तो यहाँ पे what is the applicable regulation or section? It says that regulation 41 and 137 of ICDR, regulation 2018, prescribe the role of monitoring agency. Very important, the role of monitoring agency to track the end use of the proceeds of IPO. As per regulation, if the issue size excluding the size of offer for sale by selling shareholder exceed 100 करोड़, मतलब अगर आपका पब्लिक इशू साइज जो है अगर वो 100 करोड़ से ऊपर है, excluding offer for sale, the issuer shall ensure that the use of the proceed of the issue is monitored by a public financial institution or by one of the scheduled commercial bank named in the offer document as banker to an issue. मतलब किसी एक banker to an issue को आपको एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि ये देखेगा कि फंड प्रॉपर्ली फंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है. क्लियर? तो कंक्लूजन क्या लिखा है? दैट इन द गिवन केस द इशू एक्सीड 100 करोड़, दैट इज 5 करोड़ एक्सक्लूडिंग 20 करोड़ बाय सेलिंग शेयर होल्डर. मतलब पूरा इशू कितने का है? 125 करोड़ का, जिसमें 20 करोड़ जो है वो सेलिंग शेयर होल्डर है, मतलब ऑफर फॉर सेल है. तो भी इशू कितने का हुआ? 105 करोड़ का, मतलब इट इज़ मोर देन 100 करोड़. तो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा. तो क्या लिखा है? हैंस अ मॉनिटरिंग एजेंसी शुड बी अपॉइंटेड टू ट्रैक द इशू प्रोसीड. सेकेंड क्या लिखा है? The monitoring agency shall submit its report to the issuer in the format prescribed under SEBI ICDR regulation. तो मॉनिटरिंग एजेंसी यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड ऑन क्वार्टरली बेसिस. रिपोर्ट कभी दिया जाएगा? क्वार्टरली बेसिस पे. कब तक? टिल एटलीस्ट 95% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इशू एक्सक्लूडिंग द प्रोसीड रेज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हैव बीन यूटिलाइज. मतलब जब तक
पूरा का पूरा इशू से जो भी आपने पैसा रेस किया है उसका 95% का यूटिलाइजेशन ना हो जाए। अच्छा, वाइल कैलकुलेटिंग दिस 95% जो भी आपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब जो भी फंड एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लिया है उसको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? It says that the board of director and the management of the issuer shall provide their comment on the finding of monitoring agency। मतलब यहाँ पे board of director and जो promoters हैं management जो है वो monitoring agency की findings पे अपना comment provide करेगा। The issuer shall within 45 days from the end of each quarter publicly disseminate the report of the monitoring agency by uploading the same on its website as well as submitting the same to the stock exchange on which the equity shares being listed। तो यहाँ पे issuer क्या करेगा? 45 days from the end of the quarter publicly disseminate करेगा monitoring agency के report को, एंड इसको इट नीड टू बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो जहाँ पे कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं। हाउएवर द अबोव मेंशन रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये रूल कब एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ द इशूअर इज अ बैंक और पीएफआई और एन इंश्योरेंस कंपनी। मतलब यहाँ पे ये जो रूल है ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर पब्लिक इशू कौन कर रहा है? कोई बैंकिंग कंपनी कर रही है, पीएफआई कर रहा है या इंश्योरेंस कंपनी कर रहा है। क्लियर? तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया ना, स्टेट वेदर एनी एक्सेप्शन इज अवेलेबल, तो यस एक्सेप्शन इज अवेलेबल। कौन से केस में? अगर इशू कर रहा है बैंक, पीएफआई या इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? अब नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2020 दिसंबर फॉर 5 मार्क्स। क्या लिखा है? आरपी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू एन आईपीओ in 2019 for which draft of a document is proposed to be filed in September 19। मतलब यहाँ पे एक कंपनी आरपी लिमिटेड वाईपीओ करने का सोच रहा है जो वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेगा सितंबर में। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कंपनी। अब रुपीज़ इन करोड़ 15-16 का डेटा दिया है, 16-17 का डेटा दिया है, 17-18 का दिया है, नेट टेंजिबल एसेट दिया है, मॉनेटरी एसेट, नेटवर्थ दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? एडवाइज द कंपनी वेदर दे कैन प्रोसीड विद आईपीओ। क्या वो आईपीओ कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज क्वेश्चन 1। सेकेंड, what will your answer be different if the value of monetary asset is 4 crores in 16-17? मतलब इंस्टेड ऑफ 3 करोड़ अगर मॉनेटरी एसेट 4 करोड़ होते तो क्या आंसर चेंज होता? एंड थर्ड, हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन इफ कंपनी हैज मॉनेटरी एसेट ऑफ 5 करोड़ इन द ईयर 17-18? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इट सेज दैट, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे व्हेन यू गो फॉर आईपीओ देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आईपीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से है। क्लियर? क्या लिखा है? रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 deals with the eligibility requirement for an IPO. The provision pertaining to net tangible asset, monetary asset and net worth as per SEBI ICDR regulation are as under। क्या कंडीशन दिया है? पहला, the issuer has net tangible asset of at least 3 crores on a restated and consolidated basis in each of the 3 full years of 12 months each of not less than 50% of which not more than 50% is held in monetary asset। मतलब इशूअर का नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? 3 करोड़। कभी? इन ईच ऑफ द 3 फुल ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स इज, जिसमें से 50% मैक्सिमम मॉनेटरी एसेट के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, द इशूअर हैज अ नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। मतलब नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1 करोड़। अब देखो, तो सबसे पहले नेटवर्थ देख लेते हैं। क्या इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स में क्या नेटवर्थ 1 CR है? तो आपका नेटवर्थ 15-16 में 1 CR है, 16-17 में 1 CR से ऊपर है एंड 17-18 में 1 CR से ऊपर है। मतलब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 करोड़। तो क्या नेट टेंजिबल एसेट मिनिमम 3 करोड़ है इन द लास्ट 3 ईयर्स? तो 3 करोड़ से ऊपर है। एंड मैक्सिमम मॉनेटरी एसेट कितना हो सकता है? 50%। तो मॉनेटरी एसेट 50% और लेस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मॉनेटरी एसेट 1 करोड़ से, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया। यहाँ पे मॉनेटरी एसेट 3 करोड़ मतलब 50% से कम है नेट टेंजिबल एसेट का, तो यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो गया। एंड इन द थर्ड केस ऑल्सो
नेट टेंजिबल एसेट 7 करोड़ है जिसका 50% 3.5 करोड़ होता है, और यहाँ पे भी ये 3 करोड़ से मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर है कि क्या कंपनी पब्लिक इशू कर सकता है, आईपीओ कर सकता है? आंसर इज यस। क्या लिखा है? इन द गिवन केस आरबी लिमिटेड हैज नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन 3 years एंड नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़, monetary assets are also within the threshold limit of 50% and thereby satisfying all the conditions, therefore RP Limited can proceed with IPO। मतलब यहाँ पे नेट टेंजिबल एसेट जो 1 करोड़ की 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल किया जा रहा है, नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट 1 CR की है वो भी फुलफिल हो रहा है, एंड मॉनेटरी एसेट का भी जो मैक्सिमम लिमिट है 50% वो भी कंप्लाई हो रहा है, तो पब्लिक इशू कर सकते हैं। सेकेंड क्या लिखा है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट इन 1617 इज 4 करोड़। अभी भी आंसर चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज स्टिल नॉट क्रॉसिंग 50%। क्या लिखा है? A company can proceed for IPO if the value of monetary asset is up to 50% of net tangible asset. In case of monetary asset is 4 crores in 1617, that is 50% of net tangible asset. Hence, the RP still can proceed for IPO. Clear? तो यहाँ पे अब थर्ड क्या दिया है? थर्ड दिया है how will you deal with the situation if the company has monetary asset of 5 crores in 1718? देखो 7 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट है जिसका मैक्सिमम कैप 3.5 करोड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 5 करोड़ का करेंगे, तो इसका मतलब एक्सेस कितना हो गया 1.5 करोड़। तो यहाँ पे फर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप एक्सेस मॉनेटरी एसेट को कैसे यूटिलाइज करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? As per SEBI regulation, if more than 50% of net tangible assets are held in monetary asset, the issuer has utilized or made firm commitment to utilize such excess monetary asset. What is excess monetary asset in this case? It is 1.5 crores. In its business or project. Therefore, if monetary assets are 5 crores in 1718, the company should have made firm commitment to utilize such excess monetary asset in its business or project. Otherwise, the company will not be able to proceed for IPO. तो यहाँ पे excess monetary asset कितना आ रहा है? 1.5 करोड़। तो कंपनी को एक फर्म कमिटमेंट देना पड़ेगा कि ये 1.5 करोड़ कैसे यूटिलाइज करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर पाएगा। And these are the case studies which has been asked from this particular chapter called ICDR, and I hope आपको ये पूरा समझ में आया होगा। So इसको ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।